नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं एनसीईआरटी की खबर से, जिसकी 11वीं 12वीं क्लास के किताबों से कुछ चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र के कुछ पाठ हटाए गए हैं और एनसीईआरटी के मुताबिक मुगलों से संबंधित जो पाठ थे वो हटाए गए हैं। सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं पूरी खबर। अब 11वीं और 12वीं के छात्र उन मुगलों के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे जिन्होंने देश पर 235 साल राज किया और देश को ताजमहल से लेकर हुमायूं का मकबरा और लाल किले से लेकर फतेहपुर सीकरी शहर बना दिया। अब उन मुगलों से संबंधित अध्याय 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्र एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं और एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम कम करने के नाम पर ऐसे चैप्टर्स हटा दिए हैं। सिर्फ मुगलों के बारे में ही नहीं, कई विषयों के पाठ्यक्रमों के कई अहम पाठ हटा दिए गए हैं। नागरिक शास्त्र की किताब से द कोल्ड वॉर एरा और यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चैप्टर हटाए गए हैं। हिंदी की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल को हटा दिया गया है। हिंदी की अंतरा भाग 2 किताब से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का चैप्टर गीत गाने दो मुझे को भी हटा दिया गया है। किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के 2 चैप्टर हटाए गए हैं, जिनके नाम है जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर। इन चैप्टर्स में भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में पढ़ाया जाता था। इन बदलावों को लेकर एनसीईआरटी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश शकलानी का कहना है कि कोविड की वजह से पाठ्यक्रम को कम करना था और बिना भेदभाव के एक्सपर्ट कमेटी ने पाठ्यक्रम तय किया है। हमने पिछले साल 3 महीने तक पूरे मीडिया को और समाज को और देश को अवगत कराया था कि ये कैसे हटा है, क्या क्या हटा है। ठीक है, प्रक्रिया के अंदर जो हट गया उसमें क्या बात है। अगर मुगल हट गया तो हट गया, क्या फर्क पड़ता है। और जगह पढ़ लिया बच्चों ने, और जगह पढ़ा है ना उसको, और जगह मुगलों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी और जगह जब आ गया है तो दोबारा 2 बार 3 बार क्यों उसको, और वही क्यों हम फोकस करें। हमने मैथमेटिक्स की बात क्यों नहीं करते, या इकोनॉमिक्स की बात क्यों नहीं करते, या ज्योग्राफी की बात क्यों नहीं करते, या और सब्जेक्ट की बात क्यों नहीं करते, इसी की बात क्यों करते हैं। तो ये लोगों का अपना हो सकता है, इससे किसी को रोका नहीं जा सकता। एनसीईआरटी की तरफ से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और ये एक अकादमिक रूप से इस काम को किया था और एनसीईआरटी करती है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। मामला बच्चों की शिक्षा से संबंधित है तो विपक्ष से आवाज उठनी लाजमी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। तो ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एनसीईआरटी में मुगलों की तारीख को मिटाया जा रहा है और चीन हमारी प्रेजेंट को मिटा रहा है। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, फैक्ट्स को छुपाया जाता है और वीक रिस्पॉन्स है। 3 चीजों की वजह से चीन ही हरकत कर रहा है। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पॉन्स है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है, मगर आप तारीख मिटाएंगे। 1650 में, 1640 में, सन 57 में क्या हुआ था। अरे भाई ये देखो, आप सत्ता में है, ये क्या हो रहा है। पाठ्यक्रम में हुए बदलाव बीजेपी की विचारधारा के अनुरूप हैं तो बीजेपी नेता खुश नजर आए। जो अच्छी चीजें देश की पढ़ाई जानी चाहिए थी पहले से, वो नहीं पढ़ाई जा रही, उसे छिपाया गया, सच को छिपाया गया, झूठ को पढ़ाया गया। आज सच को पढ़ाने की तैयारी है, उसका वेलकम। फिलहाल इन आरोप और प्रत्यारोपों के दौर में छात्रों को वही पढ़ना पड़ेगा जो एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है। ये जो पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने कम किया है वो छात्र सिर्फ इस साल ही पढ़ेंगे। अगले साल जो 24-25 में जो सिलेबस होगा वो नई शिक्षा नीति के अनुसार होगा, लेकिन जो मुगलों का इतिहास हटाया गया हो या फिर इस्लाम के कुछ चैप्टर्स या फिर कांग्रेस संबंधित या कम्युनिस्ट संबंधित कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं, वो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इस परिवर्तन को लेकर के काफ़ी खुश भी हैं और इसको लेकर के बयान भी दे रहे हैं। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और वही आपको उत्तर प्रदेश के सीतापुर की एक घटना बताते हैं, जहां बीजेपी नेता की दबंगई की वजह से एक शख्स की एम्बुलेंस में ही तड़पकर मौत हो गई। अब पुलिस ने इस नेता के खिलाफ FIR दर्ज की है। राम दिनकर का भाई हो मिस्टर, मिटा दूंगा तुमको हम, सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको हम, उमेश मिश्रा कहते हैं। ये घटना 1 अप्रैल की है। सुरेश चंद्र नाम के शख्स को सीने में दर्द की समस्या हुई। उन्हें लखनऊ के लौरिया अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में बीजेपी नेता वैगनार कार खड़ी करके मौके से गायब हो गए, जिसकी वजह से आधे घंटे तक एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ पाई और मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। जब बीजेपी नेता वापस आए तो एम्बुलेंस चालक और परिवार ने विरोध जताया। इस पर बीजेपी नेता ने दबंगई दिखाई, गाली गलौज की। इतना ही नहीं, उस वक्त वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। नेता ने कहा कि मैं बीजेपी का नेता हूँ, तुम्हें मिटा दूंगा। कहते हैं डीएम मतलब ये बहुत का सिम्प्लाट होगा, और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया। मेरे जीजा जी को अटैक पड़ा, एम्बुलेंस के लिए बुलाया गया। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सफेद कलर की वैगनार खड़ी हुई थी। मैं गया वहाँ पे कि भैया वैगनार यहाँ पे खड़ी हुई है, लापरवाही तरीके से यहाँ पे दोनों एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही। कह रहे हैं अगर चाहते तो निकल जाती, लेकिन लापरवाही, अगर निकल जाती तो ड्राइवर क्या नहीं निकालता? ऊपर से कई बार बता रहे, ऊपर से इतनी गालियां दी है, उल्टा सीधा बोले हैं, इतना सब कुछ बताएं कि हम भाजपा में। अरे भाजपा में तो उससे ये थोड़ी ना कहा भाजपा ने कि किसी की जान ले लो जाके। और अब अगली खबर बेंगलुरु से, जहां खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से 14 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। 6 उड़ानों में देरी हुई, जिससे यात्रियों को खूब परेशान होना पड़ा। बेंगलुरु में तेज बारिश की वजह से कई जगह जलभराव हो गया। तेज हवाओं और भारी बारिश के चलते विमान सेवा पर असर पड़ा। शाम 4 बजे से 5 बजे तक उड़ान सेवा ठप रही। जिन 14 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, उनमें 12 को चेन्नई, 1 कोयम्बटूर और 1 को हैदराबाद के लिए डाइवर्ट किया गया। इनमें इंडिगो की 7 फ्लाइट, 3 विस्तारा, 2 अकासा एयरलाइंस और 1 गो एयर और 1 एयर इंडिया की थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए इस्तीफे की मांग की है। वजह है ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट की महिला कार्यकर्ता की पिटाई। एकनाथ शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने हालांकि की, लेकिन निशाने पर गृह मंत्री हैं, क्योंकि पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। इधर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को कुंठा का शिकार बताया। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ठाणे में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की महिला नेता रोशनी शिंदे की पिटाई कर दी गई, क्योंकि उन पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी के बारे में सोशल मीडिया पर लिखने का आरोप है। हालांकि रोशनी शिंदे ने इससे इनकार किया और माफी भी मांग ली थी। रोशनी शिंदे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन ठाणे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, FIR भी दर्ज नहीं की है। अपनी महिला नेता की पिटाई से नाराज उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा। मला असं वाटतं फडतूस गृहमंत्र्याला पदावरती राहायचा अधिकार नाही। त्यांच्या घरावरती काही आलं तर लगेच SIT नेमली जाते, बाजूच्या राज्यात जाऊन अटका केल्या जातात। त्यांच्या पक्षातल्या लोकांवरती जर हल्ले झाले आणि ते मिंडे गटाकडनं झाले तर तिकडे ही फडणवीसी दाखवण्याची त्यांची हिंमत नाही आहे। तर एकूणच काय की गुंडागर्दीचं राज्य आहे आणि मला असं वाटतं आता यांना मुख्यमंत्री म्हणायचं का गुंडमंत्री म्हणायचं मी म्हणत नाही आहे, पण म्हणायचं की नाही हे लोक ठरवतील। कारण गुंड पोचणारे प्रत्येकाकडे खातं असतं, नाहीतर त्यांनी जाहीर करावं, मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना खातं निर्माण करावं आणि गुंड मंत्री असं एक खातं निर्माण करून गुंड पोचण्याचं काम त्या मंत्र्याकडे द्यावं। देवेंद्र फडणवीस ने जवाब देने में देरी नहीं की। उन्होंने जो भाषा का इस्तेमाल किया है उससे नीचे की भाषा मुझे आती है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे फ्रस्ट्रेशन में है। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, घर से बाहर नहीं निकले, घर से कार्य किया, जनता में कभी गए नहीं, इसलिए उनके बारे में जनता जानती है। और एक ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री जिनके 2 मंत्री जेल में जाने के बावजूद उनका इस्तीफा नहीं ले पाए, क्योंकि कुर्सी जाने का डर था। तो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो न्यूयॉर्क में, जो मैनहट्टन में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में। अभी इस वक्त अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुलिस की कस्टडी में है, मैनहट्टन पुलिस की कस्टडी में है। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट वो जैसे ही पहुंचे वैसे ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और आपको हमने दिखाया कि किस तरह से वो कोर्ट पहुंचे। फौरन जैसे ही अंदर घुसे उस वक्त उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस की हिरासत में अब डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसके बाद वहां पर अब
बाकी आगे की प्रक्रिया चलेगी। आगे की प्रक्रिया यानी कि जिस तरह से उनकी तस्वीर ली जाएगी जैसे अपराधियों की ली जाती है, और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा, उनका नाम वगैरह सारा कुछ दर्ज किया जाएगा, फिर ले जाया जाएगा उनको जज के सामने, जहां पर वो अपराध जिनके लिए ग्रैंड ज्यूरी ने उन्हें दोषी समझा है वो पढ़े जाएंगे। और तब साफ होगा, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, तो तब साफ होगा कि कौन कौन से आरोप ट्रंप के ऊपर लगाए गए हैं, किस तरह के आरोप हैं। क्या सिर्फ फाइन दे के वो छूट सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा कुछ है, ऐसा कोई उसमें आरोप है जिसके कारण उन्हें सज़ा भी हो सकती है। फिर उनसे पूछा जाएगा, जो प्रक्रिया है उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो गिल्टी प्लीड करते हैं, यानी क्या अपने आप को वो दोषी मानते हैं। अगर उनके जो वकील हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो दोषी अपने आप को नहीं मानते हैं, ऐसा वो बोलेंगे। और उसके बाद क्या उस वक्त होगा, क्या उनके बेल की जो प्रक्रिया है, उनकी ज़मानत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या सिर्फ फाइन दे के छूट जाएंगे, क्या सिर्फ ऐसे आरोप होंगे कि वो सिर्फ फाइन दे के छूट जाएं। मैनहट्टन के कानून के मुताबिक जो फ्रॉड है वो गंभीर अपराधों की श्रेणी में आता है, और इसके कारण हो सकता है कि जो गंभीर अपराध हैं तो 4 साल की सज़ा वाले भी अपराध उसमें माने जा सकते हैं। फ्रॉड को माना अगर गया तो उसमें ज़्यादा समस्या होगी। हालांकि ट्रंप के जो लॉयर्स हैं उनका कहना है कि वो नॉट गिल्टी बोलेंगे, उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाए जाएंगे वो साफ किए जाएंगे कि क्या क्या प्रतिबंध है उनके ऊपर जब तक ये मामला चल रहा है। अपने आप को वो गिल्टी नहीं बताएंगे। और आपको ये भी बताएं कि जब वो कोर्ट पहुंचे तो अपने जो समर्थक हैं उनकी तरफ देखकर उन्होंने हाथ भी हिलाया। उनके साथ सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट्स हैं वो साथ में थे, और ये भी खबर मिली कि जो सीक्रेट सर्विस है वो नहीं चाहता था कि हथकड़ियां लगाई जाएं जैसे कि आमतौर पर अपराधियों को लगाई जाती हैं, क्योंकि अब वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं। ऐसे में उनको हथकड़ी नहीं लगाई गई। और लेकिन कुछ जो हैं लोग ये भी मानते हैं, कुछ लोग, कि ट्रंप चाहते थे कि जितना ज़्यादा लोग उनको देखें इस प्रकार से उतना अच्छा होगा उनके कैंपेन के लिए, 2024 के कैंपेन के लिए ये बेहतर होगा। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये ठीक कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर है। आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, समर्थक भी मौजूद है। यहाँ तक कि कुछ का तो ये भी कहना है कि उनके समर्थक से कहीं ज़्यादा मीडिया वहाँ पर मौजूद है। तो इस वक्त अभी अंदर हैं, कोर्ट परिसर के अंदर हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, उनको हिरासत में लिया गया है, जो कि होता है आमतौर पर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो जानकार हैं इस पूरे मामले के, वो कहते हैं कि कोर्ट पहुंचे ट्रंप उस वक्त ही उनके लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो बाकी प्रक्रिया होती है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई अपराधी आता है तो उसे हथकड़ी लगी हुई होती है, वो कुछ देर इंतजार करता है, कई बार तो कुछ दिन भी इंतजार करना पड़ता है जज के सामने पेश होने के लिए। लेकिन क्योंकि ट्रंप का मामला अलग है, पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है जहां पर उनकी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट पहुंचने के साथ शुरू। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो यही है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद उनकी तस्वीर ली जाएगी, बाकी डिटेल्स लिए जाएंगे, और उसके बाद उनको ले जाया जाएगा अदालत के सामने, जज के सामने। जज के पास वो सील्ड कवर में वो सारे आरोप होंगे जो पढ़े जाएंगे। तब तक ये आरोप जो हैं वो पब्लिक नहीं होते, वो सार्वजनिक नहीं होते। एक बार जब जज उन्हें पढ़ेंगे, सील के अंदर जो है वो पढ़ने के बाद पढ़ा जाएगा, उसके बाद ये सार्वजनिक हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अंदर कैमरे अलाउ नहीं किए गए हैं, अंदर जाकर वीडियो नहीं उतार सकते हैं, ये बड़ा साफ कर दिया गया है। और तस्वीरें हो सकती हैं लेकिन वीडियो जो है वो नहीं होगा। अंदर हॉलवे से होते हुए ही जज के सामने ट्रंप पेश होंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अंदर हॉलवे की हैं। यहाँ से ट्रंप अंदर जाएंगे, जज के सामने जाएंगे, ये बताया जा रहा है। और
वहां पर जज के सामने जब वो जाएंगे, वहां पर उनसे पूछा जाएगा आरोप पढ़ने के बाद कि क्या वो अपने आप को गिल्टी मानते हैं, क्या दोषी मानते हैं। आपको बता दें कि 2006 का ये मामला था जिसे 2016 में कवर अप करने की कोशिश की गई। ट्रंप ने पैसे दिए स्टॉर्मी डैनियल्स को जो कि अडल्ट फिल्म स्टार हैं, अपने वकील के जरिए, माइक कोहेन के जरिए दिए और इसे उन्होंने लीगल फी बता दिया। इसी मामले में माइक कोहेन को करीब 3 साल की सजा हुई थी। उन्होंने अपना जुर्म माना था और इसको फ्रॉड की श्रेणी में रखा गया है। तो इसको किस तरह से वहां के कानूनों के मुताबिक क्या इसे एक गंभीर आरोप माना जाएगा? गंभीर आरोप का ये मतलब होगा कि 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फाइन देके भी छूट सकते हैं। अब कई लोगों का ये कहना है और जो अमेरिकी चुनाव की जो प्रक्रिया पूरी चल रही है, उनका कहना है कि ट्रंप को इस पूरे मसले से फायदा हो सकता है। फायदा इसलिए क्योंकि जो कैपिटल हिल वाला मामला हुआ था, जहां पर जनवरी में ट्रंप के समर्थक जो हैं वो उन्होंने काफी हंगामा किया था, उसके मामले में कई केस चल रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप ने उनको भड़काया था, चाहे सीधे तौर पर नहीं बोला हो, लेकिन उसके बाद जो रिपब्लिकन्स हैं वो ट्रंप से अपनी दूरी दिखाने लगे थे। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सीधे तौर पर अब ट्रंप पर कोई भी हमला नहीं कर रहा है। फ्लोरिडा के जो गवर्नर हैं, जिनको माना जाता है कि सबसे वो करीबी प्रतिद्वंदी हैं ट्रंप के, वो भी भले ही उन्होंने ये कहा हो कि क्या किस तरह से पैसे दिए ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तरीका गलत है, तो ये सभी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन अब रिपब्लिकन्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरी प्रक्रिया जो है ये गलत है और जो ट्रंप कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है, वो भी वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने जो मैनहट्टन के डीए हैं एल्विन ब्रैग्स, उनके ऊपर सवाल उठाया है, ट्रंप ने तो जज पर भी सवाल उठा दिया है। तो ये लगातार वहां पर चल रहा है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है, जो जमीन पर जो हो रहा है वो ये कि फ्लोरिडा से कल डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे न्यूयॉर्क, वहां पर ट्रंप टावर में थे मौजूद। वहां से बस कुछ मिनट पहले निकलकर वो यहां पर कोर्ट परिसर में पहुंचे हैं। कोर्ट के आसपास बिल्कुल छावनी सी बन गई है, इतनी ज्यादा सुरक्षा वहां पर है। तो सुरक्षा सिर्फ ट्रंप के लिए ही नहीं है, बल्कि ट्रंप ने जिस तरह से अपने समर्थकों का आह्वान किया कि वो जमा हो उनके समर्थन में, और जमा होने को जब पिछली बार उन्होंने कहा था तो क्या हुआ था ये भी सबको याद है, किस तरह से उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की थी। तो ये सब को देखते हुए न सिर्फ जमीन पर काफी जबरदस्त सुरक्षा है, बल्कि सोशल मीडिया वगैरह सब जगह नजर रखी जा रही है। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, एक ब्रेक लेते हैं। तो आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अदालत के परिसर में पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। जो दर्शक अभी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अपने निवास से ट्रंप टावर से निकले न्यूयॉर्क में और अब कोर्ट परिसर में पहुंचे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उनके कोर्ट में पहुंचने की है। निकलते वक्त उन्होंने वहां पर पहुंचकर उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। अंदर उन्हें कस्टडी में लिया गया और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर सुरक्षाकर्मी खड़े हैं और जो प्रक्रिया बाकी है वो अंदर चल रही है। क्या प्रक्रिया होती है? एक मगशॉट लिया जाता है, यानी कि चेहरे की तस्वीर सामने से दाएं बाएं से जैसे अपराधियों की ली जाती है वैसे तस्वीर ली जाती है। उनके सारे डिटेल्स जो हैं वो नोट किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, ये सारा कुछ वहां पर होगा। इस सब के बाद उन्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। हथकड़ी उन्हें नहीं लगाई गई है, जहां तक जानकारी आई है कि सीक्रेट सर्विस ने इससे इनकार कर दिया था कि उन्हें इसके लिए इसमें दिक्कत आ सकती है अगर कोई इस तरह की घटना हो जाए जहां पर उन्हें ट्रंप को बचाने की ज़रूरत पड़े। तो ये माना जा रहा है कि इस कारण से उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अधिकारी जो हैं इसको अवॉइड करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें वो नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आए। तो ये सारी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन अब इसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा, मगशॉट, डिटेल्स और फिंगरप्रिंटिंग के बाद उन्हें अदालत में जज के सामने पेश किया जाएगा। जज के सामने पेश किए जाने पर जो सील्ड कवर में आरोप हैं वो पढ़े जाएंगे। क्या क्या आरोप उनके ऊपर तय किए गए हैं आधिकारिक रूप से, ये पढ़ा जाएगा
और अधिकतर ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह के आरोप हैं उसमें बहुत गंभीर कानून में वो नहीं माने जाते हैं, इसलिए हो सकता है कि फाइन देकर छूट जाएं। लेकिन अगर गंभीर उसमें एक भी जो धारा लगी है अगर वो गंभीर हुई, जो फ्रॉड या फेलोनी के अंदर आती है, यानी गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है, जैसा कि मैनहट्टन में न्यूयॉर्क स्टेट के लॉ में है, अगर फ्रॉड गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है तो उसमें सजा, जेल की सजा भी हो सकती है। तो अभी कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। हालांकि कोर्ट के अंदर कैमरे को सोमवार को ही मना कर दिया गया है वहां पर जज की तरफ से कि कैमरे अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार जब ये आरोप पढ़ दिए जाएंगे उसके बाद ये एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा जिसे रिपोर्ट किया जा सकता है। उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर क्या आरोप, स्पेसिफिक तौर पर क्या आरोप ट्रंप के ऊपर लगाए गए। ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक दरवाजा है उसे घेर कर किस तरह से सुरक्षाकर्मी खड़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ट्रंप इसी दरवाजे के उस तरफ हैं। सीक्रेट सर्विस के जो एजेंट हैं वो खड़े हैं वहां पर, उनकी वेशभूषा से ही साफ हो जाता है। न्यूयॉर्क पुलिस जो है वो वहां पर मौजूद है। तो बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर के अंदर बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और यहाँ से जब उनको कोर्ट ले जाया जाएगा तो वहां पर जब चार्ज पढ़े जाएंगे उसके बाद उनसे पूछा जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाएगा कि क्या वो अपने आप को दोषी मानते हैं, गिल्टी या नॉट गिल्टी। उनके वकीलों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो कहेंगे नॉट गिल्टी। और आपको बताएं कि जब से ये आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ उनके कोई भी संबंध थे, जबकि उनके जो पूर्व वकील हैं माइक कोहेन वो मान चुके थे कि उनको पैसे स्टॉर्मी डैनियल्स को देने के लिए ही दिए गए थे। स्टॉर्मी डैनियल्स ने कहा था कि उनके 2006 में ट्रंप से संबंध थे और 2016 चुनाव के ठीक पहले वो कुछ मैगजीन्स को अपनी ये पूरी कहानी बेचना चाहती थी और उनको वो चुप रहे इसलिए उनको पैसे दिए गए थे। $1,30,000 जो हैं उनको हश मनी यानी बात छुपाने के लिए दिए गए थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं और लगातार हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं।